नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हम आज सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि मई के महीने में गोल्ड का इंपोर्ट 99% गिरा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 99% इंपोर्ट कम हो गया है मई के महीने में। और मई में सिर्फ और सिर्फ 1.3 टन ही गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल मई के महीने में 106 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ था। और मई का महीना लगातार दूसरा ऐसा महीना है जब गोल्ड का इंपोर्ट बहुत तेजी से घटा है। अप्रैल के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। अप्रैल में महज 60 किलो गोल्ड का इंपोर्ट हुआ था। तो अब सवाल यह है कि इन 2 महीनों में जो गोल्ड इंपोर्ट में इतनी जबरदस्त गिरावट आई है, इसका आगे क्या इंपैक्ट होगा। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। इंपैक्ट को समझने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुरेंद्र मेहता, IBJ के सेक्रेटरी हैं। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। अब आप ये बताएं कि इन 2 महीनों में जो इंपोर्ट बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ है, क्या इससे सप्लाई के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है डिमांड के मुकाबले? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, ऐसा है कि 2 महीने तो लगभग 25 मार्च से हम लॉकडाउन की स्थिति में थे। तो अप्रैल के महीने में तो इंपोर्ट होना स्वाभाविक था ही नहीं, और मई के महीने में भी लगभग यही स्थिति बनी हुई थी। तो इन दोनों कारणों की वजह से इंपोर्ट बिल्कुल न के बराबर हुआ है। क्योंकि यदि इंपोर्ट हो भी जाता तो ऐसी कोई यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से डिमांड तो थी नहीं कि इंपोर्ट होता। आपका जो अगला प्रश्न है कि क्या इतना कम इंपोर्ट जो हुआ है उसका आगे सप्लाई पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसके अंदर ऐसा है कि ज्वेलरी एक लग्जरी आइटम है और इसको एक नॉर्मलसी में आते आते थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जब लॉकडाउन अब हालांकि पूरी तरह से खुल चुका है, लेकिन लोग धीरे धीरे ज्वेलरी मार्केट की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे पहले लोग अपनी जो जरूरत की चीजें सामान खरीदते हैं और उसके बाद ही लग्जरियस आइटम की परचेजिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जब जून के आंकड़े आएंगे और जुलाई के आंकड़े आएंगे तो वो आंकड़े ऐसे होंगे जो ज्वेलरी की डिमांड को कंपेंसेट कर देंगे। तो वहां पे यदि पुराना कोई इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरे मार्केट को नॉर्मल होते होते अभी 2.5 से 3 महीने का वक्त जरूर लगेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि चूंकि डिमांड भी कम है, लिहाजा सप्लाई में इस गिरावट का कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आप तो ज्वेलरी की दुकानें भी खुल रही हैं, कैसा कामकाज चल रहा है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? देखिए, जब तक मुंबई का जवेरी बाजार पूरी तरह से सुचारू रूप से शुरू नहीं हो जाता, तब तक पूरे भारत देश में ज्वेलरी का मार्केट थोड़ा सा स्लो ही चलेगा। जवेरी बाजार से लगभग रोज का 1100 करोड़ रुपए का व्यापार होता है और पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर जवेरी बाजार में ही बैठे हुए हैं। पूरे इंडिया का ज्वेलरी का मार्केट लगभग 700 टन का है, जिसमें लगभग 350 से 400 टन माल बम्बई से ही सप्लाई होता है, जो मुंबई के जवेरी बाजार से ही सप्लाई ऑल ओवर इंडिया में होता है। यहाँ पे क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक खुला नहीं है, बॉम्बे की लाइफलाइन जो ट्रेन है वो क्योंकि खुली नहीं है, तो स्टाफ के अनअवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पे दुकानें पूरी तरह से अभी तक खुली नहीं है। इसको नॉर्मलसी आते आते ही, मैं जैसे बता रहा हूँ, इसको 2 से 2.5 महीना लग जाएगा। तो जब ये नॉर्मलसी आ जाएगी उसके बाद ही पूरी तरह से मार्केट में सब जगह पर व्यापार फुल फ्लैश शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक और सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि प्राइस को लेकर के क्या आउटलुक है अभी आपका? गोल्ड का मार्केट 47,000 के आसपास घूम रहा है। क्या आउटलुक अगले 1 से 1.5 महीने के लिए गोल्ड प्राइस को लेकर है आपका?
देखिए, जैसे मैं हमेशा से कहता हूं कि गोल्ड प्राइस एक स्टडी ट्रेंड की तरफ जा रहा है और आप इसमें एवरेज रिटर्न एक 8% से 10% का रिटर्न तो फिलहाल इस स्थिति में समझ के चलना चाहिए। यदि आप शॉर्ट टर्म की बात करें, अगले 7 दिनों की बात करें, तो अगले 7 दिनों में मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन होगा। गोल्ड फिलहाल $1722 के आसपास घूम रहा है। मुझे लगता है एक बार हो सकता है ये 1677 या 80 तक दिखा दे, $1680 तक दिखा दे। मतलब यहाँ से रुपए में लगभग ₹1000 की कमजोरी आ सकती है। लेकिन ये जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस एक स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, वैसे उसके बाद ही गोल्ड की डिमांड, जो ज्वेलरी की डिमांड है, वो बढ़ेगी। उसके पहले ये डिमांड भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यदि रेट बहुत ज्यादा होता है तो कस्टमर हमेशा हिचकिचाता है कि ये रेट फिलहाल ये लॉकडाउन की स्थिति की वजह से बढ़े थे, जब पूरे देश में सब व्यापार ठप सा हो गया था। तो प्राइस को भी एक करेक्ट होना बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से सही दिशा में जा रहा है। यदि प्राइस करेक्शन होके 45,000 के आसपास या के आसपास आ जाता है तो यहाँ से बहुत अच्छी ग्राहकी निकलने की संभावना है। तो सर ये मेहता जी, आपकी बात में थोड़ी सी दुविधा मुझे दिख रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी लोग ज़रूरी चीज़ें खरीदेंगे, पहले आर्थिक हालात ख़राब हैं, फिर आप कह रहे हैं कि 45,000 के भाव पे मिलेगा तो फिर लोग गोल्ड खूब खरीदेंगे। तो जब आर्थिक हालात ठीक नहीं होगी तो 45,000 पर भी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे प्राइस भी अपने करेक्शन मोड की तरफ आएगा। जब प्राइस करेक्शन मोड की तरफ आएगा और यहाँ से, और ये ओवरनाइट तो होगा नहीं, ये प्राइस करेक्शन होते होते करीबन 1.5 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। और यहाँ से धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुलेगा, लोगों की जरूरत की चीजें की डिमांड कम हो जाएगी, तब लोग ज्वेलरी मार्केट की तरफ शिफ्ट होंगे। उसके बाद एक मैरिज सीजन भी शुरू होगा और देश में जैसे जैसे स्थिति नॉर्मल बनती जाएगी वैसे वैसे ये मार्केट अच्छी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। अब हम, चूंकि आज फेड का फैसला भी आना है देर रात कि ब्याज दरों पर क्या फैसला होता है, तो हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, वीरेन वकील हैं और साथ ही भाविक पटेल हैं, दोनों अहमदाबाद से जुड़े हैं। वीरेन जी, क्या लगता है आपको, फेड की बैठक के फैसले से पहले क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में? थोड़ा फ्रंट रनिंग आएगा, क्योंकि फेड मार्च के बाद, मतलब 3 महीने के विराम के बाद वापस वो प्रोजेक्शन शुरू कर रही है, फॉरवर्ड गाइडेंस। और जो लास्ट बात हुई थी, पोवेल साहब का एक ऑनलाइन कमेंट आया था, उसमें कहा था कि 2022 तक इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे या तो मींस 0 के आसपास रहेंगे। तो ब्रॉडर केस सपोर्टिव है गोल्ड का। और जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने से ये 45,500 से 47,500 के बीच लॉक हुआ है। और कॉमेक्स में स्पॉट गोल्ड अगर देखें तो वो 1680 1750 के बीच लॉक हुआ है। फेड की मीटिंग के पहले इंट्राडे के लिए बाय किया जा सकता है 46,500 के आसपास। कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो उनको करना चाहिए और बिफोर मार्केट क्लोज निकल जाना चाहिए। ओवरऑल मेरा व्यू पोजिशनल ट्रेडर के लिए 46,200 के आसपास। ठीक है, चांदी पर आपका कमेंट भाविक पटेल जी। सिल्वर में आज के लिए, आज शाम के लिए, अगले 6 घंटे के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, डेली में अगर सिल्वर हम देखें तो जो जिस हिसाब से 51,000 से 47,000 का फॉल आया था, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न, एक हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था जो एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। और आई थिंक वहां से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट आ रहा है। जैसे आई थिंक अगर 47,000 के नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि वो पैटर्न जो है इनवैलिडेट होगा। हालांकि अभी अगर देखें तो चांदी गोल्ड का ही पाथ ले रही है, वो इंडस्ट्रियल नहीं प्रेशियस मेटल्स में आ रही है। और 3 दिन के लगातार सेलिंग प्रेशर के बाद अभी थोड़ा फुटिंग, मतलब सपोर्ट मिल रहा है। आज के दिन अगर देखें तो मुझे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लग रही है, क्योंकि आज फेड का जो मीटिंग होने वाला है उसमें भी लग रहा है कि जो अनलिमिटेड क्यूई है वो चालू ही रखेंगे, इंटरेस्ट रेट भी कम ही रखेंगे। तो आई थिंक बेस प्रेशियस मेटल्स के लिए पॉजिटिव है। आज के दिन 40,200 के करीब चांदी आता है तो वहां से एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 48,700 48,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 47,800 का। ओके, ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राजीव का। पूछिए राजीव जी।
सर नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। सर मैं चने का व्यापारी हूँ तो चना खरीदना चाहता हूँ, तो बॉटम कहाँ तक माने? बताइए भाभी जी, चने के बॉटम को कहाँ पर माना जाए, कहाँ से बाइंग शुरू की जाए? देखिए चना अगर अभी थोड़ा देखें तो स्लाइटली फंडामेंटली वीक भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने गवर्नमेंट ने अभी परमिट किया है परचेस चना का 2% केसर के बाद, और अभी भी चना डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि काफ़ी नया क्रॉप जो है वो मार्केट में आएगा, मंडियाँ खुल रही है तो और एमएसपी भी बढ़ाई है, तो मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा होगा। अगर जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में देखूँ तो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 40,020 4,050 में। आई थिंक 4,000 का भाव आप मान के चलिए, 4,000 के करीब आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो 4,000 के करीब आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अरविंद का है, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए अरविंद जी। नमस्ते सर। सर मैं जानना चाह रहा था नेचुरल गैस का 200 का भाव कब तक आएगा? नेचुरल गैस का 200 का भाव कब तक आएगा? ओके, क्या लगता है वीरेन जी आपका, क्या आउटलुक है आपका नेचुरल गैस के ऊपर? फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये 130 मतलब जो करंट रेट है वो बॉटम के आसपास का है। यहाँ से 125-26 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अपसाइड में भी इसकी अपसाइड लिमिटेड है, 140-145 की मान के चले। यूएस में से गैस की एक्सपोर्ट बेहद कमजोर है, शायद 20 ईयर लो पे है। तो ये देखते हुए कोई फंडामेंटल सपोर्ट इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत टाइम से ये काउंटर 130-150 के बीच ब्लॉक हुआ है। और इस बीच राहुल जुड़ रहे हैं नागौर से। पूछिए राहुल जी। सर नमस्ते, मैं करंट मार्केट प्राइस पे नेचुरल गैस में इंट्राडे के लिए सर पूछना चाहता हूँ। करंट मार्केट प्राइस पर इंट्राडे के लिए पूछना चाहते हैं नेचुरल गैस में, ठीक है। बताइए भाविक, बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ताज़ा भाव पर नेचुरल गैस में क्या किया जाए? देखिए नेचुरल गैस अभी भी फंडामेंटली अगर देखें तो थोड़ा वीक ही है, हालांकि 120 से 128 पे एक सपोर्ट जरूर से आ रहा है। ओवरऑल आई थिंक अपसाइड में मुझे कैप लग रही है, और अभी अगर देखें तो प्राइसेस में थोड़ी बहुत मूवमेंट आ रही है। आई थिंक यही प्राइसेस अपसाइड मान के चलिए तो 134.50 का ही मैक्सिमम अपसाइड दिख रहा है। तो करंट प्राइस पे आप एक बार बाय कर सकते हो 130.70 जो अभी भी प्रीवियस स्विंग लो है उसका स्टॉप लॉस मान के चलिए, और टारगेट रखिएगा 134.50 का, उससे ज़्यादा होल्ड मत कीजिएगा। ठीक है, दिनेश हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए दिनेश जी। टीवी का वॉल्यूम कम करें, फिर सवाल पूछें प्लीज। तो ग्वारगम के बारे में सवाल पूछना था कि इसमें मेरा सेल किया हुआ 5320 के भाव का 100 टन, उसमें अभी क्या करे, रुके होल्ड करे, क्या करे? बताइए वीरेन जी, ग्वारगम में क्या किया जाए, रुका जाए या होल्ड किया जाए, क्या किया जाए, निकला जाए? इसमें एग्जिट करना चाहिए। मंडे जैसे अपनी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि ये बुलिश सेटअप है इस काउंटर में। 6,6200 तक का मेरा अंदाज है 15-20 दिन में, क्योंकि गवार की तुलना में ये बेहद इसका जो रेशियो है वो बेहद स्क्यूड हो गया है, तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये लॉन्ग करने का काउंटर है। ठीक है, कैलाश हैं आप हमारे साथ सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। सर लेड में करंट रेट पे लॉन्ग करना सही रहेगा क्या? लेड में अभी लॉन्ग करना चाहिए क्या? ओके, बताइए भाविक, क्या लेड में इस भाव पर लॉन्ग करना ठीक रहेगा? देखिए लेड 140-150 के करीब एक रेजिस्टेंस आ रहा है, वहाँ पे ही आज अभी देखें तो डबल टॉप भी बनाया है। 140-150 से ही नीचे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक थोड़ा नीचे एक बार वेट कीजिए। 140.80 से 140.70 के करीब आता है तो वहाँ से एक बार बाय कीजिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बाय का ही है। 140 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट रखिएगा 141। थोड़ा नीचे करेक्शन आता है तो एक बार आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं 140 के स्टॉप लॉस से।
ठीक है। और अगला सवाल है दशरथ का, गुजरात से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए दशरथ जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ, आपके चैनल में हर रोज देखता हूँ, अच्छा गाइडेंस मिलता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, मेरा सवाल बीरेन जी से है कैस्टर के बारे में। और कैस्टर में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में आप क्या देखते हैं? हाँ बीरेन जी बताइए सर, कैस्टर में क्या व्यू है आपका शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए? क्या प्राइस ऊपर जाने वाला है? शॉर्ट टर्म के लिए हल्का सा पॉजिटिव हूं मैं। करीबन 3660 से 3830 तक की रेंज हम देख सकते हैं, और फिजिकल स्पॉट के हिसाब से 680 से 780 की रेंज देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू बारिश आने के बाद और स्विंग कैसी रहती है उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि प्राइस काफी नीचे है तो शायद लास्ट ईयर की तुलना में स्विंग थोड़ा कम होगा। ओके, ठीक है। अगला सवाल अमन का है, दिल्ली से हैं। पूछिए अमन। हाँ सर नमस्कार। मैंने गोल्ड मिनी 46 650 के भाव पे एक लॉट शॉर्ट किया है। ये मैंने पोजिशनल डिलीवरी के लिए लिया है, तो क्या लगता है ये नीचे आएगा या फिर मुझे स्टॉप लॉस रख के काट लेना चाहिए? बताइए भाविक जी, क्या करना चाहिए इनको अभी? देखिए गोल्ड अभी भी थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है, क्योंकि टेक्निकली भी अगर देखें तो गोल्ड स्पॉट जो कॉमेक्स में वो वापस 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है ट्रेंड सेट के लिए। और आज के दिन फेड की मीटिंग भी है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक फेड के मीटिंग के बाद भी गोल्ड में थोड़ा बहुत प्राइसेस में और उछाल आने को सकता है। आई थिंक यहाँ से बेच के तो नहीं चलना चाहिए। अगर बेचा है तो 46,900 का जो स्टॉप लॉस है अगस्त में वो बना के रखिए, क्योंकि ओवरऑल अभी भी लग रहा है कि प्राइसेस नीचे सस्टेन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर ही है। ठीक है। अगला सवाल दीपक का है। पूछिए दीपक। अच्छा, वीरेंद्र हैं हमारे साथ बीकानेर से। पूछिए वीरेंद्र जी। हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछें सर। इंट्राडे के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए सर? इंट्राडे के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? ओके, बताइए वीरेंद्र जी, आज शाम के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है गोल्ड में? अगर 46,850 के आसपास आता है तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 46,980 के स्टॉप लॉस से सेल करना चाहिए। टारगेट भी छोटा रहेगा 46,500 का। ठीक है, ठीक है। तो ये राय है आपकी। जय हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। पूछिए जय। हमारा क्वेश्चन है बीरेन सर से। उन्होंने बोला है कि 46,500 पे बाई करने के लिए, और अभी चल रहा है 46,800 के आसपास, तो अभी खरीदा जाए या थोड़ा रुका जाए 500 के लिए? आएगा ही आएगा वो? बताइए वीरेन जी, क्या करना चाहिए इनको? रुकना चाहिए या अभी ले लेना चाहिए? अभी रुकना चाहिए। बेसिकली मैं इम्पल्सिव ट्रेड के खिलाफ हूँ, यानी कि मेरे को ये करना ही है, ऐसे ट्रेड के खिलाफ हूँ। अच्छा। मैं बार बार कहता हूँ कि पानी के भाव लो, घी के भाव बेचो, ये छाछ का भाव है। अच्छा, हाँ ठीक है, ओके। अगला सवाल है प्रमोद कुमार का, जोधपुर से हैं। पूछिए कुमार साहब। नमस्कार जी। हेलो नमस्कार, पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ अपने, एक तो जीरा, टर्मरिक और धनिया तीनों पे सवाल है, और इनके जो अच्छा। अभी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है उनमें क्या तेजी बन रही है, आगे की क्या है, तो थोड़ा बताएंगे आप तीनों कमोडिटी पे? ठीक है, ठीक है। बताइए भाविक, बताइए भाविक। देखिए स्पाइसेस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी बहुत हमें तेजी जरूर से देखने को मिली है लास्ट 5-6 दिन में। अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जो उसका प्रीवियसली 13,800 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 14,500 14,600 तक हम देख सकते हैं।
सेम थिंग अगर धनिया में देखें तो उसमें भी थोड़ी बहुत नीचे से बाइंग आई है, पर आई थिंक धनिया में मुझे 59-50 से ऊपर नहीं लग रहा है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि ओवरऑल अभी भी देखें तो आई थिंक फंडामेंटल स्लाइड बेरिश है। और तीसरा टर्मरिक में देखें तो टर्मरिक भी ओवरऑल अभी एक्चुअली फंडामेंटल्स बहुत पॉजिटिव है। हालांकि ये कोविड की वजह से टर्मरिक एक आयुर्वेदिक है तो वहाँ पे बहुत डिमांड चल रही है, तो टर्मरिक भी मुझे लग रहा है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट हम 5600 से 5650 तक देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। बीरेन जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। कल का ट्रेड के हिसाब से जुलाई चना में 4180 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 4100 का टारगेट रहेगा, 4220 का स्टॉप लॉस। आपकी कॉल भाविक। कॉपर जून में मैं 440 पे लॉन्ग करने की रिकमेंड करूंगा। 444 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रख सकते हैं 437 का। ओके, आपकी आखिरी कॉल बीरेन जी। जुलाई कॉटन में 16500 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 17000 का टारगेट रहेगा, 16200 का स्टॉप लॉस। चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका और भाविक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।